गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th एग्रीकल्चर, लेसन नंबर 5 सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई एवं जल निकास में हम पढ़ रहे हैं, देखो, फसलों की जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। भाई, जो फसल की जल मांग है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने पहले क्या पढ़ा था, जो जल मांग है किसके लिए, किन किन के लिए आवश्यक होती है, फसल के लिए। एक तो होता है किसके लिए आवश्यक होती है, एक तो होता है भूमि की तैयारी। किसके लिए, भूमि की तैयारी के लिए। दूसरा क्या, दूसरा किसके लिए होती थी भाई, एक तो होती थी भूमि की तैयारी, दूसरी पौधरोपण के लिए। एक तो था भूमि की तैयारी, दूसरा क्या था भाई, पौध रोपण के लिए। तो एक तो भूमि की तैयारी, दूसरा पौधरोपण के लिए, तथा तीसरा था लवण निच्छालन के लिए। क्या, लवण निच्छालन, निच्छालन के लिए। ये तीन है, क्लियर। अब देखो, इनके लिए भूमि की तैयारी के लिए तो देखो अपन जुताई करते हैं ना, तो जो खेत में खरपतवार उग रहे हैं, जो खेत में खरपतवार उग रहे हैं, उनको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, तो वो पहले यहां पर जानने की होती है हमारे बीड्स, कि बीड्स किसे कहते हैं। पहले ये इसमें अभी इस टॉपिक में ही जानना होता है हमको, बीड्स कहते किसे। बीड्स कहते हैं बे अवांछनीय पौधे, बे अवांछनीय पौधे जो स्वतः ही अनचाहे अन जगह उग जाते हैं, क्या कहलाते हैं, बीड्स। बीड्स ये नहीं देखते कि भाई कि मैं इस जगह उगूं या इस जगह, बीड्स सभी जगह उग सकते हैं। तुमने जैसे एक दूब घास नाम की एक बीड्स आती है, कौन सी, एक दूब घास, दूब घास नाम की एक बीड्स आती है, वो हर जगह उपलब्ध मिलेगी तुमको। चाहे एक कृषि क्षेत्र कौन कौन से भाई, रेल मार्ग, सड़क है, इनमें भी वो क्या घरों के आगे भी मिल जाती है, घरों में भी उग जाती है बहुत से। तो ये तो घास हर जगह मिलेगी, बीड्स। अब तो हमारा ये खेत है, तो पहले पढ़ रहे हैं हम, जो जल मांग है उसको फसलों को कैसे प्रभावित करती है। जो जल मांग है तो फसलों को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो फसल की पानी किस लिए आवश्यक है, पहले जल किन किन के लिए आवश्यक होता है। तो जल होता है एक तो किसके लिए, जल होता है एक तो भूमि की तैयारी के लिए, एक होता है पौधरोपण के लिए, और एक होता है लवण निच्छालन के। हम ये तीनों ही चीज पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा खेत है। इस खेत में क्या उग रहे हैं, ये हमारे फसलों के साथ में फसल बड़ी बड़ी है, जो बड़ी वाली है ये क्या है, फसल, क्लियर। और ये छोटे उग रहे हैं, ये है खरपतवार, खरपतवार। अब हम इनको नष्ट करने के लिए, ये मानो हमारी फसल नहीं उग रही पहले, क्लियर, भूमि की तैयारी करनी है हमको, तो इसमें मानो ये क्या उग रहे हैं, खरपतवार उग रहे हैं पूरे ही। जब ये खरपतवार उग रहे हैं, इनको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, खेत में पानी भर दिया जाता है, जिससे क्या खरपतवार नष्ट हो जाए। तो क्या फिर जुताई की जाती है, क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा है, भूमि की तैयारी के लिए क्या जल की आवश्यकता पड़ रही है, क्लियर। पहले हो गया भूमि की तैयारी, दूसरा आता है पौधरोपण, समझना। दूसरा क्या आता है, पौधरोपण, कि पौधरोपण को, जो पौधरोपण है इसको
कैसे प्रभावित करती है जल मांग। दूसरा आता है पौधरोपण। पौधरोपण के लिए क्या, पौधों के लिए क्या जल की आवश्यकता होती है। तुम मानो गड्ढा खोदोगे, ये हमने गड्ढा खोद दिया, इसमें क्या पौधरोपण करने से पहले क्या जल डालते हैं, गीला करते हैं, फिर खाद एवं डालते हैं। तो क्या करते हैं, पौधरोपण करने के बाद में भी क्या होता है, आप ये क्यारी बनाए इसमें जल दोगे, जल डालोगे ना पौधरोपण के लिए, तो पौधरोपण के लिए क्या जल की आवश्यकता होती है। पौधरोपण में क्या जल को मांगता है, जल मांग होती है। क्लियर। एक होता है लवण निच्छालन, तीसरे नंबर पर क्या है लवण निच्छालन। क्लियर। और लवण निच्छालन के लिए क्या है, जैसे ये हमारा खेत है भाई, लवण निच्छालन के लिए देख रहे हैं कैसे जलमा, तो लवणीय मृदा है ये, कौन सी है ये है लवणीय मृदा। अब जो ये लवणीय मृदा है, ये लवणीय मृदा है, इनको हम सही करेंगे भाई, मृदा को सही करनी है हमको। तो लवणीय मृदाओं में से हमको मृदा को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खेत में पानी भर देते कुछ समय के लिए। ये हमने क्या किया भाई, खेत में पानी भर दिया। जब हमने खेत में पानी भर दिया तो कुछ समय बाद इसको क्या जल निकास की नालियां बनाकर, कौन सी जल निकास की नालियां बनाकर, जल निकास की नालियां बनाना, जल निकास की नाली बनाना हो, जल निकास हम पढ़ेंगे आगे आ रहा है। जल निकास क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं, पहले आ गया। तो क्या किया जाता है, जल निकास की नालियां बना करके जो हमने लवणीय खेत में कुछ समय के लिए ये जो पानी भरा है, तो इसको क्या करते हैं, जल निकास के द्वारा खेत से बाहर निकाला जाता है। जब ये जल निकलता है, जब ये जल निकलता है खेत से बाहर, जब ये जल निकल गया खेत से बाहर, तो क्या होता है, जो ये मृदा में लवण है ना, क्या मृदा में लवण है, जो मृदा में लवण है वो क्या करते हैं, खेत से जल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। क्लियर। तो लवणीय जो लवण निच्छालन के लिए भी क्या जलवान की आवश्यकता होती है। इन तीन चीजों के लिए क्या जल की आवश्यकता होती है। तो अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। हमने कल के नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था एक कि फसल की प्रकृति, कि जो फसल की प्रकृति है वो जल मांग को किस तरीके से प्रभावित करती है। क्लियर। तो हम देखते हैं कि फसल की प्रकृति किस तरीके से जल मांग को प्रभावित करती है। भाई हमने 3 पढ़ लिए। अब आता है पहले नंबर पर क्या, फसल की प्रकृति। पहले नंबर पर पढ़ रहे हैं हम कौन सा, फसल की प्रकृति। अब फसल की प्रकृति में क्या क्या होता है भाई, देखो जो फसल है, देखो फसल के लिए भी अलग अलग जलमान की आवश्यकता होती है। जैसे एक तो फसल है कौन सी, एक तो है ज्वार और एक है बाजरा। एक तो है ज्वार और एक है बाजरा। इनको तो क्या कम जल मांग की आवश्यकता होती है, इनको क्या कम जल मांग की, ज्वार बाजरा को क्या कम जल मांग की आवश्यकता होती है। क्लियर। जो फसलों की भी अलग अलग जल मांग होती है, जो फसल है उनकी भी अलग अलग जल मांग होती है। एक तो होती है कौन सी, ज्वार बाजरा। जो ज्वार बाजरा है इसके लिए क्या कम जल मांग की आवश्यकता होती है। किसके लिए, जो ज्वार बाजरा है इसके लिए क्या होता है, कम जल मांग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है कौन सा,
शुगर केन है, और एक है राइस, धान। धान वाला तो चावल, चावल, क्लियर। और इसको एक अक्षत भी बोलते हैं भाई। प्राचीन जो खोज हुई थी उसमें इसका ना अक्षत बोलते हैं, जो पहले के लोग थे वो अक्षत बोलते हैं। तो ये धान और गन्ना है, धान और ये गन्ना है, इसको क्या अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसकी क्या अधिक जल मांग होती है, इसकी क्या अधिक जल मांग होती है, इसकी क्या होती है भाई, अधिक जल मांग होती है। किसकी, जो गन्ना और धान है उसकी तो अधिक जल मांग होती है, जो ज्वार बाजरा होता है उसकी क्या कम जल मांग होती है। फसलों की देखो, अब मेन बात होती है जब फसल है, जैसे ज्वार बाजरा फसल है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, धान है, इनकी भी अलग अलग किस्म होती है भाई। क्या होती है इनकी अलग अलग किस्म होती है। जो इनकी अलग अलग किस्म है, इनकी अलग अलग किस्म है, उनकी भी क्या होती है, जो अलग अलग किस्म है, अलग अलग किस्म की भी अलग अलग जल मांग होती है भाई। अलग अलग किस्म की क्या अलग अलग जल मांग होती है भाई। अलग अलग किस्म की क्या, जो अलग अलग क्या जल मांग होती है भाई। क्लियर। देखो एक तरफ ज्वार बाजरा है और एक तरफ क्या धान और गन्ना है। क्लियर। अब जो इनकी भी अलग अलग किस्म होती है, किनकी जो ये फसल है ना, कोई सी फसल ले लो, आलू सब्जी वर्गीय फसल ले लो, आलू है, टमाटर है, ये मेरा पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, और गेहूं है, बाजरा है, इनकी भी क्या अलग अलग किस्म होती है। जो ये अलग अलग किस्म होती है, जो ये अलग अलग किस्म होती है, तो इनकी भी क्या किस्मों की भी अलग अलग क्या होती है भाई, जल मांग होती है। तो जो इनकी अलग अलग जल मांग होती है, और एक होती है दीर्घ अवधि वाली फसलें और एक होती है कम अवधि वाली फसलें। कौन कौन सी, एक तो होती है दीर्घ अवधि वाली फसलें, एक तो होती है कौन सी, दीर्घ अवधि वाली फसल, और एक होती है कम अवधि वाली फसल। जो ये दीर्घ अवधि वाली फसल है, इसको तो क्या अधिक जल मांग क्या आवश्यकता होती है भाई, किसकी अधिक जल मांग की, और कम अवधि वाली किस्म को क्या कम जल मांग की आवश्यकता होती है। क्लियर। ये हुआ कि हमारा फसल की प्रकृति के आधार पर जल मांग। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा आता है कौन सा, मृदा। जो सोइल है, सोइल किस तरीके से जो जल मांग को प्रभावित किस तरीके से करती है फसल की जल मांग को। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, एक मिनट है, मिटा देते हैं इसको, तो हो गया। पहला हो गया फसल की प्रकृति, दूसरा आ रहा है मृदा, कि जो ये मृदा है किस तरीके से प्रभावित करती है वही फसल। दूसरी होती है मृदा। अब मृदा किस तरीके से प्रभावित करती है भाई इसको, तो मृदा में क्या होता है, मृदा की जल धारण करने की क्षमता व पानी उपलब्ध कराने की क्षमता, उसके क्या जो मृदा के भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण कौन कौन से, जैसे मृदा रंग, एक होता है मृदा रंग, दूसरा होता है मृदा संरचना।
मृदा संरचना। क्लियर। और मृदा संरचना के बाद में मृदा ताप, सोइल टेम्परेचर। मृदा ताप इन पर निर्भर करती है जो है ना मृदा की जो जल धारण करने की क्षमता होती है, जो मृदा जल ग्रहण करती है ना, वो किन पर निर्भर होती है? एक होती है मृदा रंग पर, एक होती है सोइल स्ट्रक्चर मृदा संरचना पर, और एक होती है मृदा ताप सोइल टेम्परेचर पर। इनके द्वारा क्या मृदा जल धारण करती है। क्लियर। ये क्या करते हैं? किसी भी प्रकार की जो मृदा है उनको प्रभावित करते हैं और ये जलमांग को प्रभावित करते हैं। क्लियर। अब ये क्या होता है? देखो, एक तो होती है हल्की बलुई मृदा और एक होती है भारी मटियार मृदा। एक तो कौन सी होती है? हल्की बलुई मृदा। एक तो होती है हल्की बलुई मृदा और एक कौन सी आ रही है? भारी मटियार मृदा। भारी मटियार मृदा। जो हल्की बलुई मृदा अंत है स्पंदन। हल्की ये बलुई मृदा है, ये अंत है स्पंदन। जो हल्की बलुई मृदा है ये अंत है स्पंदन अधिक होने के कारण क्या करती है? जो हल्की है मृदा अंत है स्पंदन होने के कारण बाहरी जो मृदा है इससे अधिक पानी की आवश्यकता किसे पड़ती है? जो हल्की बलुई मृदा है इसको क्या कम जलमांग की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। किसे? भारी जो मटियार मृदा है इसको क्या कम पानी की आवश्यकता होती है, और हल्की बलुई मृदा है इसको क्या अधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है उथली मृदा गहरी मृदा की तुलना में जल्दी लेकिन प्रति सिंचाई कम पानी की आवश्यकता होती है। एक तो होती है उथली मृदा, एक तो होती है उथली मृदा और एक होती है गहरी मृदा। गहरी मृदा। अब देखो उथली मृदा में क्या सिंचाई तो बार बार करनी पड़ती है, सिंचाई तो जल्दी जल्दी मांग लेती है भाई, सिंचाई जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, लेकिन क्या कम पानी की आवश्यकता होती है। किससे? गहरी मृदा से। गहरी मृदा को क्या अधिक पानी की आवश्यकता, अधिक जल की आवश्यकता होती है, और जो उथली मृदा है इसको क्या कम जल की आवश्यकता होती है। उथली मृदाओं को गहरी मृदाओं की तुलना में जल्दी लेकिन प्रति सिंचाई कम पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्या कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति मृदा के जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। जब मृदा में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। जब मृदा में क्या कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं तो क्या होता है? जल अवशोषण करने की क्षमता क्या बढ़ जाती है। किसमें? मृदा में। क्लियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। बाय।